तो चलिए, आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर संस्कृत तो पढ़ाया हुआ बहुत दिन हो गया, एक काम कीजिए आज फिर से आप एक बार संस्कृत का क्वेश्चन ले करके आइए। क्योंकि देखिए, हम जो है कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो आप लोग के कमेंट के हिसाब से। तो आज हमने फाइनली जो है भाई साहब संस्कृत का 50 ऐसे क्वेश्चन सेट किया है जो हूबहू एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। और जिस तरह से आप एग्जाम में बैठते हो तो तुमको पता चलता है ना, ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ा नहीं था बट कहाँ से आ गया, उसी तरीका से आज मैं इस क्वेश्चन का लेवल लेकर के आया हूँ। पहले तो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में और यहाँ पर भी दिखेगा जो बहुत आसान हो, बट कुछ ऐसा होगा जिसमें मन ये करेगा कि नहीं छोड़ दो, इसे याद भी ना करो। वैसा वैसा क्वेश्चन भी लेकर के आया हूँ। इसीलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि भाई अब की बार ठान ही लेना है कि एग्जाम में जो है भाई 450 नंबर लाना है तो लाना है। अब यहाँ पे देखिए अगला, अब समझते हैं कहा जाएगा पहला क्वेश्चन कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। ठीक है, 4 या फिर 5 या फिर सप्त या फिर अष्ट। ये क्वेश्चन का लेवल देखो, ये क्वेश्चन का लेवल एकदम डाउन है। इस क्वेश्चन का जवाब सबके पास होगा, एवरेज स्टूडेंट के पास जो इस सब का जवाब होगा। बच्चा बच्चा भी जानता है क्लास 10 का कि मंगलम पाठ में अगर मंत्र है तो 5 गो और उपनिषद है तो 4 गो। अब उपनिषद कौन कौन से ये किसी किसी को बच्चा को नहीं याद होता है, बट सारे बच्चे को याद होता है। ईशावास्य, श्वेताश्वरो, कठोर उपनिषद, ये सब चीज सबको पता है, मुंडको उपनिषद। बट यहाँ पे अगर बात करें तो मंगलम पाठ में अगर आपसे मंत्र पूछे ना जी, तो आप कहिएगा सर, अगर हमसे मंत्र पूछेगा तो ऑप्शन बी बोल देंगे, और आपको भी ऑप्शन बी बोल ही देना है। और यहाँ पे आराम से सारे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिएगा कि सत्य का मुख जो है किस पात्र से बंका है, मतलब किस पात्र से ढंका हुआ है, ये इस क्वेश्चन का नाम है। हिरमेन पात्र से या फिर मिमनेम पात्र से या फिर रजतमनेम पात्र से या फिर तम्रमेन पात्र से। इसमें आपको ये 2 नंबर में अगर बात करें तो भी पूछा जाता है कि बताइए सोने का मुख जो है किस पात्र से ढका हुआ है, क्या बोलते हैं इसके बारे में महर्षि वेदव्यास। तो ये सारी चीज जब आप चैप्टर पढ़े होंगे ना तो उसमें आपको बता दिया गया होगा। बट यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, एक होता है हिरमेन पात्रेन, ठीक है ना, जो जो कठोर उपनिषद में बताया गया है हिरमेन पात्रेन। तो सत्य का जो भाई मुंह है वो हिरमेन पात्र से ढका हुआ है। आपको जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही बोलना है। और दो का जल्दी से ए बोल दीजिए। जी सर, हमको भी याद था, 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये चीज कंप्लीट करते चलिए। ठीक है, छोटा छोटा अब आंसर है तो इसे कंप्लीट करते चलिए। और संस्कृत ना पढ़े हो ना भाई, तब भी आपका 80 नंबर आएगा। और ये लिख लो अभी कॉपी में 80%। और उसके बाद जब एग्जाम दे के आइएगा, जब रिजल्ट आएगा तब याद पड़ेगा मेरा बात। ठीक है, तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम डै डै डैश विद्यते अनाया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। कठोर उपनिषद से, श्वेताश्वरो उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से, या फिर ईशावास्यो उपनिषद से। अभी हमने आपको बताया ना कि 4 गो उपनिषद होता है, चारों उपनिषद एक बार देख लो। ठीक है, चारों उपनिषद अभी याद कर लो और 3 का करेक्ट आंसर बताओ। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर श्वेताश्वरो। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, श्वेताश्वरो उपनिषद हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम विद्यते नाया जो है भाई, ये आपका श्वेताश्वरो से लिया गया है। और श्वेताश्वरो आपको 100% याद होनी चाहिए। एक बार जो है कमेंट में लिख दीजिए सर, 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और भागने का प्रयास ना ही कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को बताइएगा, फटाक से इसका जवाब दे दीजिए, फिर फटाक से इसका जवाब दे दीजिए, बट ऐसा करूंगा नहीं भाई। जब आए हो तो समझ में आना चाहिए ना। देखिएगा कहा जाएगा कि मेघा स्तनीज पटना किसके समय में आया था। अशोक के समय में, मुगल वंश के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, या फिर अंग्रेजों के समय में। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आप बात करें तो हिलिया बदल गया, चेंज बदल गया। इस क्वेश्चन अगर चैप्टर में आप पढ़े होइएगा ना, चैप्टर में अगर आप पढ़े होइएगा तो इसका जो मतलब ये बात है वो एक कोना में कहा गया है जो सब नजरअंदाज करते हैं। बट देखो, ये क्वेश्चन पूछा था 2019 में, 2019 में पूछा था, जा करके क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा 2019 में।
तो मेगास्थनीज पटना जो है किसके समय में आया था, जल्दी से बता दीजिए। और ना याद होगा ना जी तो याद कर लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज जो है पटना आए थे। और मेगास्थनीज अपने पुस्तक में भी पटना का वर्णन किया है, और ये लाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पटना कौन कौन आए थे विदेशी यात्री, तो मेगास्थनी हो गया, फहियान हो गया, हुएनसंग हो गया, इतिसंग हो गया। चार गो राइटर का मतलब कि चार गो विदेशी यात्री का नाम याद होना चाहिए कि पटना कौन कौन आए थे। तो हुएनसंग, इतिसंग, ठीक है, और फहियान, और क्या हो जाएगा भाई साहब, ये सब याद रखिएगा, ठीक है, इतिसंग। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, पाटलिपुत्र की पुतलिका के आधार पर पटना का कौन सा नाम जो है रचना है, कौन सा नाम है, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र या फिर पटना, बताओ। पाटलिपुत्र की पुतलिका के आधार पर पटना का नाम क्या है भाई, एग्जाम में एक बार 2019 में ये पूछा गया था कि पाटलिपुत्र के आधार पर मतलब कि पटना का नाम क्या है। तो ये भाई ध्यान से समझने वाली बात है, अगर आप ना समझिएगा ना भाई तो एक नंबर कल्टी मार जाएगा, एक नंबर जो है भाई आपका चला जाएगा। बट यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा पाटलिपुत्र की पुतलिका के आधार पर पटना का जो नाम है वो पाटलिपुत्र है। क्या है भाई, पाटलिपुत्र है। आपको जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लेना है। याद रहेगा कि ना रहेगा, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। जिस सर एक बार बोल दो याद रहेगा, याद रहेगा, एक बार याद रहेगा बोल दीजिएगा, तो भाई हमको भी तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना पढ़ाने में, तब ना हम भी बताएंगे। तो ये सब क्वेश्चन आपके चैप्टर से पूछे जाएंगे, आप आसानी तरीके से बता देंगे। जब जैसा ही व्याकरण में पैर जाएगा, व्याकरण में जाएगा, तब आपका दिमाग खुलेगा कि ना ये तो हमसे ना आएगा। तो वो सभी आपको बताएंगे, पहले टेंशन ना लीजिए, आखिरी में रखे हैं, ठीक है। पटना में को मोदी महोत्सव कब मनाया जाता था, गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय में, या फिर अंग्रेजों के समय में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौमुदी महोत्सव जैसे कि अभी दुर्गा पूजा होता है ना, तो सेम टू सेम वैसा ही था, वो भी महोत्सव वही था दुर्गा पूजा। तो शरद ऋतु में तो बनाया जाता था, बट किस वंश काल में बनाया जाता था, किस काल में, याद है, याद है तो 6 का करेक्ट आंसर बता दीजिए, और ना याद है तो लिख लीजिए। चलो भाई बता दिया ना जी, जी सर गुप्त वंश काल में हो जाएगा, हम भी पढ़े थे ना जी, गुप्त वंश काल में पटना में जो है भाई कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और जिसने ऑप्शन ए बताया ना 6 का, उसका करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से बताते रहिए, बट अंत तक बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो का जवाब दीजिएगा जी कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था, मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, मध्य काल में, या फिर अंग्रेजों के शासन काल में। और जो अभी क्वेश्चन बता रहे हैं सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आपको एक अंदाजा इसमें देखने से लग रहा है कि बार बार पटना के बारे में आ रहा है। और पाटलिपुत्र अगर चैप्टर आप क्लियर कर लीजिएगा आसानी तरीका से, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें आपका 10 से 15 नंबर एग्जाम में आ जाएगा, 10 से 15 नंबर। और अगर नसीब साथ दिया तो भाई 20 नंबर तक आ जाएगा एक चैप्टर से। अगर आप पाटलिपुत्र क्लियर कीजिएगा तो आपका निबंध भी पाटलिपुत्र का क्लियर हो जाएगा। और अभी आपने देखा ना 5-6 ऑब्जेक्टिव इससे बन गया, और उसके बाद एक सब्जेक्टिव बन जाएगा, बात खत्म, 15 से 20 नंबर आ जाएगा। तो ये जरूर चैप्टर को क्लियर कीजिएगा। तो पटना का जो है ना मध्य काल में जो है पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आपको जो है 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लेना है। तो 7 का एक बार ऑप्शन सी बोल दीजिए, ताकि हम भी संतुष्ट हो जाए, आप जो बोलते हैं वो भी हम संतुष्ट हो जाए। चलिए भाई करेक्ट हो गया, 7 का सी हो जाएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए वीरेश्वर कौन था, मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, मिथिला का राजकुमार, या फिर मिथिला का संतरी था। ये भी तो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो इसे भी तो बोलना चाहिए। जी सर हम बिल्कुल बता देंगे। तो भाई बताओ इसका करेक्ट आंसर। अभी मैं यहाँ पर हूँ, जा नहीं रहा हूँ कहीं पे, अभी बताओ तुम, अभी बताओ सर। 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथिला का मंत्री। चलो भाई यही तो हम चाहते थे ना जी, यही चाहते थे कि आप लोग जब क्लास किए हो लगातार 2-4 दिन, तो आपका जवाब इसी तरीके से आना चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है जी, इसी तरीका से बताओ। यानी कि वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री था, ये आपको कंफर्म याद रहेगा। चलो अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिएगा भाई साहब, अलससाला में आग क्यों लगाई गई, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, अलससाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब 9 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। और ये एग्जाम में भाई बार बार रिपीट होता है, और ये एग्जाम में तो 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो कहाँ जवाब दीजिएगा भाई, 9 का करेक्ट आंसर एक बार बोल दीजिए, ताकि हम भी आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन की शुरुआत करें। तो आपका कमेंट आ रहा है सर 9 का भी हो जाएगा, 9 का भी हो जाएगा, क्योंकि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए जो है ना अलससाला में आग लगाया गया।
और उसमें 4 आलसी जो है वो बच गए थे। आप बता दीजिए सर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा? जी सर ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, यज्ञ वाले ने अमर तत्व की शिक्षा किसको दी थी? ठीक है ना जी, मैत्रेयी को या फिर गार्गी को या फिर सुलभा को या फिर राम भद्रम्बा को। और ये भाई तो एग्जाम में मत पूछो, ये बार बार रिपीट होना तय है, बस आपको इसे दिमाग में याद कर लेना है कि यज्ञ वाले ने अमर होने की मतलब कि अमर होने की जो शिक्षा है अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिया था। ठीक है, मैत्रेयी को दिया था, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। और एक जनक के सभा में कौन विदुषी थी? तो ये गार्गी विदुषी थी। ठीक है, जनक के सभा में अगर आपसे पूछ दे कौन विदुषी थी तो गार्गी विदुषी थी, और मैत्रेयी के बारे में तो अब जान ही गए। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि सरस्वती शुक्ला जो है ना किसे कहा गया? सर्व शुक्ला सरस्वती चलिए अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? ठीक है, यज्ञ वाले ने, बाण भट्ट ने, जनक ने या फिर दांडी ने। और ये भाई क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होना तय है, तो याद कर लीजिएगा। पहले कमेंट में बताइए 11 का क्या करेक्ट आंसर होगा। तो आपका कमेंट आ रहा है कि सर दांडी ने जो है ना जी, दांडी ने जो है अगर बात करें तो सर्व शुक्ला सरस्वती का, और किसे कहा? तो बीजयंगका को कहा। ठीक है ना, बीजयंगका को कहा था भाई, याद रख लीजिएगा। याद रहेगा? जी सर बिल्कुल याद रहेगा। चलिए अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, गंगा देवी का समय क्या है? ठीक है, 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी या फिर 12वीं सदी। और ये भी भाई बार बार रिपीट होता है, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें कि गंगा देवी का समय क्या था जी, तो गंगा देवी का जो समय है वो आप लोगों का कमेंट के अनुसार 14वीं सदी हो जाएगा। और आपको जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही याद रखना है, और 12 का एक बार ए बोल दीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ जाए। तो बोल दो भाई 12 का ये हो जाएगा, 12 का ये हो जाएगा। जी सर 12 का ये हो जाएगा। बट इसमें एक चीज और याद रख लीजिएगा, 8वीं सदी किसका चल रहा है? तो बीजयंगका का। ठीक है ना, बीजयंगका का जो है भाई साहब 8वीं सदी चल रहा है, और 14वीं सदी जो है गंगा देवी का है। ठीक है, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछेगा कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तिरुलंबा, विजयंगका, सुलभा या फिर पंडित छमाराव। अब ये भी भाई, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये आपका जो है मतलब कि अगर बात करें संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर से ये सब क्वेश्चन आता है। तो आधुनिक काल की अगर पूछ देगा तो आपका जवाब दीजिएगा, तो आप कहिएगा जी सर हम जानते हैं कि पंडित छमाराव जो थे ना आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री थी, और ये लेडीज थी, स्त्री थी। ठीक है, पंडित छमाराव स्त्री का नाम है। तो एक बार 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बोल दीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ जाए। जी सर डी हो जाएगा। चलो इसी तरीका से भाई जी कंप्लीट कीजिएगा ना, तब आपके एग्जाम में जो है मार्क्स 400 आने से कोई नहीं रोकेगा। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के, स्विट्जरलैंड के, नादेश के या फिर पाकिस्तान के? बोलो किसके गीत देवता गाते हैं? हमको इसका जवाब बताना होगा। आप कहिएगा ना सर जी इसका जवाब ना बताना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, या फिर कौन ऐसा देश है जहाँ पे देवता बार बार जन्म लेना चाहता है, या फिर सबसे परिपूर्ण देश कौन सा है, तो आप लोगों को पता होगा। अब इसके अलावा हम क्या कहें आपको? तो इसका करेक्ट आंसर आप बता दिए होंगे, ऑप्शन ए। चलो भाई यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? धर्म से, संस्कार से, कर्म से या फिर धन से? एक बार 15 का करेक्ट आंसर बता दो, और ना याद होगा तो आज याद कर लो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ये अभी देख रहे हो ना, ये एग्जाम का पैटर्न नहीं है भाई। अगर इससे अलग चेंज हुआ ना, तुम इतिहास में जा करके लिख देना कि जीटी वाला के चैनल पे ना पढ़ना, क्वेश्चन ना टकराता है, और टकराए ना तो जाके इतिहास में लिख देना कि टकराता है। ऐसा तो ना कर सकते हो। जी सर हम करेंगे करेंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना टकराएगा। बिना टकराइले कैसे आ जाता है ज्यादा ज्यादा नंबर सबका? ये तो जानते हो ना कि भारतीय संस्कृति की जो पहचान होती है संस्कारों से होती है। ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, सीमंतोन्नयन संस्कार किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व या फिर शैशव या फिर शैक्षणिक या फिर इनमें से कोई नहीं? सीमंतोन्नयन संस्कार बताना है।
एक होता है समापवर्तनम जो सबसे अंतिम में होता है, लेकिन यहाँ पे सीमंतोनयन है, समापवर्तनम नहीं है जी, सीमंतोनयन संस्कार है। तो सीमंतोनयन संस्कार अभी रटो, जन्म पूर्व संस्कार है। क्या है भाई साहब? जन्म पूर्व संस्कार है। अगर आपने ये याद कर लिया ना 16 का ए, तो आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा एग्जाम में। और ये आप अभी याद करो, अभी यहीं के यहीं बैठ करके अभी याद करो। जी सर याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? छात्र या फिर ब्रह्मचारी या फिर धर्मनुयायी या फिर अंतेवासी? कमेंट का इंतजार करूं तो आप कहिएगा नहीं सर, आपको कमेंट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं उसी टाइम हम आंसर दे देते हैं। तो आपका आंसर आया कि ब्रह्मचारी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है भाई साहब। चलो इसी तरीका से आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है ऑप्शन बी। तो 17 का क्या याद कीजिएगा सर? 17 का ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। बिल्कुल याद रहेगा। अगला एग्जाम में देखिएगा भाई साहब, ठीक है जी। अगला देखिएगा, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति से, नीति श्लोक से, या फिर चाणक्य नीति दर्पण से, या फिर शुक्र नीति से? हम आपको चैप्टर जब पढ़ाए थे जिसमें आपसे ये भी पूछे थे कि धृतराष्ट्र जो है विदुर नीति, विदुर से क्या करता है? विदुर मतलब कि मंत्री राजा थे, उनसे प्रश्न पूछता है तो वो प्रश्नों का जवाब समुचित होकर के बहुत बढ़िया तरीका से देते हैं। और ये जो आपका है नीति श्लोक का पाठ वहीं से है, मतलब कि विदुर नीति से है। विदुर नीति से, विदुर नीति से आप लोग याद कर लीजिए। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा। और विदुर नीति कहाँ से संकलित है, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो विदुर नीति किसका भाग है, ये आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में जा करके। आप लोग याद होगा तो भाई जरूर बताइएगा, ना याद होगा तो एक बार सर्च कीजिए, सर्च करके ये बताइए कि विदुर नीति जो है किस काल से। तो पहले वहां कहला जाइएगा, समझ लीजिए महाभारत का अंश है, और जाकर के कंफर्म भी कर लीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिए भाई महाभारत, ठीक है। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? शंकर था, शिव शंकर था, मूल शंकर था, या फिर उमा शंकर था? क्या था जी? बताइए, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? जब वो नन्हा मुन्ना सा थे तो उन्हें क्या कह के बुलाया जाता था, क्या पुकारा जाता था? तो आप कहिएगा सर 19 का सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम कैसे देख लिए? हम वहां से देख लिए, क्योंकि आपका कमेंट आ रहा है ऑप्शन सी। और इसी तरीका से धमाल मचा देना है जी, धमाल मचा ही देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रट लिया अभी? अभी रटा ना? जी सर रट लिया। चलिए भाई, यहाँ पे अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है जी। अब देखो ये इस क्वेश्चन को तो हमेशा तुम याद रखिएगा, ठीक है ना जी, हमेशा याद रखिएगा। चलिए भाई, अगला एग्जाम में क्वेश्चन का पूछा जाएगा, देखिएगा ध्यान से। कहा जा रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तुलसीदास, वेदव्यास, वाल्मीकि, या फिर कालिदास? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि बताना है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में क्या होता है ना, राम सीता को मतलब कि पर्वत दिखा रहे थे, नदी दिखा रहे थे। तो उस चैप्टर में एक बात कहा गया है कि नदी के तालाबों के बीच में कौन तैर रहा है, तो सारस, फूल, ये सब आता है। तो वो सब आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बट बताइए मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है? 20 का क्या जवाब आएगा? ना जी 20 का आप लोग बताइए, 20 का आप लोग बताइएगा। तो आप कहिएगा सर वाल्मीकि हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? वाल्मीकि हो जाएगा। और यहाँ पे मंदाकिनी वर्णम रामायण का एक पार्ट है, रामायण में मतलब कि वाल्मीकि जी लिखे ये सब चीज को। तो ये सब चीज बेसिक जानकारी है, जानना जरूरी होगा, ठीक है ना जी, जान लीजिएगा। चलिए अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अरे यार आ जाओ ना, अगला 21 नंबर। व्याघ्र पथिक है ना जी, कहा गया व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? अब भाई ये देखो, ये तो मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही है, आपको 100% याद होनी चाहिए। तो आपका कमेंट क्या आएगा? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दांडी, या फिर बाण भट्ट? क्या हो जाएगा? व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्र पथिक कथा पाठ में क्या होता है भाई? एक बुढ़ा शेर होता है जो मतलब कि हाथ में कंगन रखले रहता है, और उसको बुलाता है, किसको जी? तो पथिक जा रहा था रास्ता में तो उसे बुलाता है, अब ये ना जाता है, बट वो शेर बुढ़ा भाग जो है कैसे भी करके बुला लेता है, तालाब में फंस जाता है, मार के खा जाता है उसको। तो ये नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन यहाँ पे आपको बी याद कर लेना है। तो एक बार भी बोल दीजिए। जी सर भी हो जाएगा। अरे आए हो ना जी, तो सब समझ के जाओ, सब समझ के जाओ, याद रखिएगा। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ठीक है, कर्णभार से, सदवाद सदतन से, प्रतिमा नाटक से, या फिर मृच्छकटिका से?
कर्णस्य दानवीरता, आपको कर्णस्य दानवीरता किससे है, तो भाई एक बार जवाब दे दीजिए। कर्णस्य दानवीरता का क्या जवाब दीजिएगा जी? सिंपल तरीका बताता हूँ, कर्णस्य दानवीरता कर्णभार से है, ठीक है ना, कर्णभार से है भाई। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर याद कर लेना है ऑप्शन ए, यानी कि 22 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए याद कर लेना है। और याद करने के बाद आपको क्या करना है, बढ़िया तरीका से रट लेना है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक हो जाएगा क्या भाई, कर्णभार हो जाएगा। चलिए अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा सी न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल है, गौतम है, कनाद है या फिर पतंजलि है? देखो भाई एग्जाम नजदीक है, मन तो थोड़ा अभी ना कर रहा था, बट क्या किया जाए भाई, एग्जाम नजदीक है, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। ठंडी का भी मौसम आ चुका है, तो कंप्रोमाइज कीजिए आप लोग भी ध्यान से पढ़िए। अब सिर्फ हमारे यहाँ आने से कुछ ना होगा, जब आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, तब ना हम भी बोलेंगे कि हम जितना मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा हमारे स्टूडेंट लोग करते हैं। और तब ना एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, तब ना हम भी बोलेंगे कि जीटी वाला का लड़का कहता नहीं करता है। ठीक है, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे भाई, बता दीजिएगा। जी सर बता देंगे, न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे ना जी, गौतम थे, गौतम थे, गौतम थे, गौतम थे, गौतम थे। आपने ऑप्शन गलत बताया, आपने ऑप्शन गलत बताया। आप बताओ ऑप्शन बी, 23 का भी बोलो। जी सर बिल्कुल बोलेंगे, जो बात सही है वो तो बोलेंगे। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? पराशस की, चरक की, सुश्रुत की या फिर आर्यभट्ट की? क्या जवाब दीजिएगा, क्या जवाब दीजिएगा आप लोग? तो आप लोग यही जवाब दीजिएगा कि आर्यभट्टिकम जो है आर्यभट्ट की रचना है, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन डी याद कर लेना है, जो कि भाई याद तो होनी चाहिए। जी सर याद हो जाएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन का पूछा जाएगा जी, ध्यान दीजिएगा। निर्मलम में का संधि विच्छेद बताइए। अब आया, धीरे धीरे लेवल क्वेश्चन का बढ़ रहा है। अब देखिए ना, अब आएगा असली मजा, क्योंकि आ गया है अब क्वेश्चन तगड़ा। ठीक है, जवाब दीजिए, निर्मलम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आपका कमेंट कर रहा है जी, क्या हो जाएगा निर्मलम का? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। निह जोर मलम हो जाएगा, निह जोर मलन यानी निर्मलम हो जाएगा। तो 25 का आप लोग याद कर लीजिएगा ए, ठीक है, 25 का याद कर लीजिए, कोई दिक्कत ना है। अभी ऑप्शन ए बी सी डी कोई भी गलती भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट वहां नहीं करना है, ठीक है, वहां ना करना है। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूसन जोर आ पावृनु की संधि होगी। पुसनावृनु, 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 पुसनावृनु। अब बताओ, पुसन जोर आ पावृनु से कौन सा शब्द बनेगा? 26 का करेक्ट आंसर बताओ। तो 26 का क्या हो जाएगा भाई? ध्यान दीजिएगा, 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये ना पापड़ी नू हो जाएगा, ठीक है ना, आधा ना हो जाएगा, दूगो हो जाएगा ना। ठीक है, ये आपका रूल है। आप जब पढ़िएगा ना जी, व्यंजन संधि पढ़िएगा, तो ये सारा रूल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब रूल आपको याद नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा मेहनत करो, और ना है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, 100 गो में से आपको 50 को जवाब देना है। अरे हम हैं तो का चीज का गम है, जब जीटी वाला के रहते हुए कोई भी लड़का छटपटा ऐसा हो नहीं सकता है। ई और अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ई, ए, या फिर है? ई और आ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? ई, ए, क्या होगा जी? 27 का क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। ई आ, ई आ, ई आ, या, ई आ, या हो जाएगा, या हो जाएगा, समझ रहे हो ना? ई आ, या, ई आ, या। 27 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनता है, अगला बनता है जंतो निहितो में कौन सा संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर पूर्व रूप संधि? जंतो निहतो में बताइए जी, क्या हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर? तो 28 का सर हम जानते हैं ना अभी, याद कर लो, अगर ना याद है तो भाई विसर्ग संधि यहाँ पे हो जाएगा। बट एक चीज आपको बता रहा हूँ ना, जंतु निहितों में अगर बात करें तो विसर्ग हो जाएगा। अगर आपको र दिखे ना, ऊपर र दिखे, आधा उसको र बोला जाता है, ठीक है, र का चिन्ह है, तो आप आंखवा बंद कर लीजिएगा, विसर्गवा पे चल जाइएगा। बट ज्यादा आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा आपको हार्ड लगे तो उसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। पहले इजी इजी खोज करके जो है आपको एग्जाम में लिखना है। ये देखिएगा, अर्थभावे का विग्रह क्या हो जाएगा? अर्थभावे का विग्रह क्या हो जाएगा? अर्थस्य अभावे, अर्थाय अभावे, अर्थम अभावे या फिर अर्थन अभावे? 29 का बताइए।
29 का बताइए भाई, क्योंकि इसका हम आपको एक दो बार बताए हैं, इस क्वेश्चन का नहीं, मतलब कि इसी टाइप का बताए हैं कि विग्रह कैसे किया जाता है। अर्थाभाव का हो जाएगा क्या विग्रह भाई साहब, अर्थभाव अर्थस्य अभावे हो जाएगा, अर्थस्य अभावे हो जाएगा। यहाँ पे 29 का आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन याद कर लेना है। याद हो जाएगा जी सर, बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए भाई, अगला एग्जाम में क्वेश्चन का पूछा जाएगा, देखिएगा। आपसे पूछा जाएगा धर्म च अर्थम च काम च समस्त पद क्या हो जाएगा। धर्मात कामा, धर्मात कामा, धर्मात कमो, या फिर धर्मात कामम। 30 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा, धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद हो जाएगा धर्मार्थ कामा। धर्मार्थ कामा, यहाँ पे आपको ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन रटो, रटो, स्क्रीनशॉट मारो, इसको रट लीजिएगा। ठीक है जी, आपको ज़्यादातर समझना भी नहीं है, आपको किस तरीका से एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है ये आपको समझना है। अब यही भाव समास का उदाहरण कौन सा है, खिलंतरम, महापुरुषा, उपगंगरम, या फिर त्रिलोचना। तो अव्ययी भाव समास बताइए। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जिसमें अव्यय लगल रहता है। अब बताइए इसमें कौन ऐसा समास है जिसमें आपको लग रहा है अव्यय लगल होगा। अव्यय मतलब कि थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता उपसर्ग, जानते हो, मिलता जुलता उपसर्ग। तो सब बता दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। महापुरुष तो होबे नहीं करेगा, महान है जो पुरुष। त्रिलोचन होबे नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा उपगंगम। उप यहाँ पे दिख रहे हो, उप दिख रहे हो, उप यहाँ पे उप विसर्ग के जैसा दिख रहा है ना, ये अव्यय है, अव्यय है। यथा शक्ति हो जाएगा, उप हो जाएगा। तो ये सब चीज याद रखने वाली चीज है, याद रखिएगा। और हम भी जानते हैं ना जी, आप याद करते हो कि ना। चलिए, एग्जाम में पूछा देगा नीतो पल्यलम में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद, या फिर कर्मधारय, कैसे पहचानिएगा। नीलोत्पलम में कौन सा समास है। पहले 32 का बता दीजिए आप लोग करेक्ट आंसर। तो आप क्या जवाब दीजिएगा, नीलोत्पलम क्या हो जाएगा भाई। ना तो ये द्वंद होगा, पहले एक और झंझट हटाओ। ना तो ये बहुब्रीहि होगा, ना तो अव्यय में दिख रहा है, यानी ये कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। नीलोत्पलम हो जाएगा, या फिर नीलकंठ हो जाएगा, या फिर महापुरुष हो जाएगा, या फिर महात्मा हो जाएगा। इस टाइप से अगर आए आपका तो आप लोग कर्मधारय पे मारिएगा, ठीक। और इसी तरीका से आप लोग भी भाई साहब, चाहे कमल नयन हो जाएगा, तो ये सब किसका है, कर्मधारय का उदाहरण है। इतम भूतम लक्षणे सूत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा, परिश्रमे मधन भवती होती है। अरे भाई इसको छोड़ दो, स्किप करो, इसको स्किप करो, ये आज बता भी देंगे तो आपको समझना आएगा। बट 33 का अगर आप कहिएगा तो हम बता भी देंगे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अहम जटाभी तापस से ज्ञाते, ये वाला हो जाएगा करेक्ट, बट आपको याद भी ना करना है। ठीक है, अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा मंदा मंदानुरिता पवन वाक्य में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। क्रिया विशेषण, या फिर कर्म द्वितीय, या फिर कलांतरोत्तर संयोगी तृतीय, या फिर अकर्तृवाची। भाई इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो भाई, हम बोले ना जी, जो बोलेंगे जिस तरह से बोलेंगे उस तरह से तुमको करना है। अगर मेरे हिसाब से खींचेगा ना तो भाई 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा। ध्यान कान खोल के सुन लो। पिता अपासनम गता वाक्य में रिक्त स्थान के लिए सही पद क्या हो जाएगा। एक ना पहले रिक्त स्थान है, ठीक है ना, जो डैश डैश पिता अपानम गता वाक्य में अब क्या हो जाएगा, कौन सा पद हो जाएगा भाई। तो एक काम कीजिए ना, अभी आपको बताया, पहले 35 का बताइए। 35 का क्या हो जाएगा भाई साहब, 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए भाई, रुदती बालके हो जाएगा। अगर मन है इस क्वेश्चन को याद करने का तो आप याद कर लीजिए, और ना मन है तो ना कीजिए। नहीं तो आप लोग कहिएगा कि सर आप तो आंसर बता ही नहीं रहे ना, सबको स्किप कर देंगे तो बचेगा क्या। अरे भाई 100 को में से 50 का जवाब देना है, बैठ के आंख बंद करके दे सकते हैं। और संस्कृत इसे अगर बात करें तो बहुत, मतलब कि अगर देखा जाए अगर मोटा मोटी तौर पर निकालने के लिए तो बहुत आसान सब्जेक्ट है। एकदम नंबर फिक्स के जाएगा भाई, फिक्स होके जाएगा। हम तो लड़का सबको नंबर फिक्स कर दिए, तुहार इतना, तुहार इतना, तुहार इतना, तुहार इतना। तुम देख रहे हो तुमको भी फिक्स कर लेना है। दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय होती है, तृतीय होती है, चतुर्थ होती है, या फिर पंचमी होती है। 36 का बताओ। 36 का याद कर लो भाई, 36 का याद कर लो, 36 का याद कर लो। यहाँ पे चतुर्थी होती है, ठीक है ना। दान के अर्थ में जो होता है भाई चतुर्थी विभक्ति होती है, और ये आपको अभी पता होनी चाहिए, और होनी ही चाहिए, तो होनी ही चाहिए। अभी याद करो, याद करो, स्क्रीनशॉट मारो, तब तक हम इधर घूम रहे हैं। जी सर, मार लिए।
चलो भाई अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जवाब दीजिएगा कि किस शब्द में पराउपसर्ग है। पराकाष्ठा, परिणाम, प्रारूप या फिर प्रभाव। के ना बताएगा, पहले ही बताओ तो के ना बताएगा शायद इसका आंसर। पराउपसर्ग, परा कहाँ है जी, परा कहाँ है। आपका कमेंट आ रहा है सर परा तो ऑप्शन ही में है, यानी कि आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। और ये भी मत सोचिए कि वो बोलेगा आंसर हुआ तो हम मुंह देख के बोल देंगे। खुद जो आ रहा है, जो समझ में आ रहा है ना, अगर तुमको लगा ना एक डी होगा तो डी ये बोलो, लेकिन बोलो जरूर, छुपो नहीं, रुको नहीं, थमो नहीं, जल्दी जल्दी बोल दीजिए ना जी। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निवेदनम शब्द में उपसर्ग बताना है। अब सबका हलवा टाइट होगा, काहे कि आ गया निवेदनम शब्द में उपसर्ग। अरे भाई जीटी वाला का लड़का ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा। तो बताओ भाई 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 बता दीजिए ना जी। तो निवेदनम में हो जाएगा ऑप्शन डी, नी हो जाएगा, नी हो जाएगा, नी हो जाएगा। तो 38 का डी याद कर लीजिएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पा धातु के लुट लकार मध्य पुरुष एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा। पीबतु, पीबसी, पीबे या फिर पीबे। 39 का बता दो। सर जी 39 का पता न है, कोई बात ना जी, कोई बात ना। पा धातु के लुट लकार अगर आपसे पूछे ना और भी मध्यम पुरुष तो लिख लीजिएगा पीब होता है, ठीक है। पीब होता है ना सर जी, हमरा से याद ना होगा तो ना होगा तो ना याद कीजिए, क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, 100 गो में से 50 गो। अरे भाई ये बात है सर जी सर जी ये बात है। अगला क्वेश्चन है, दृश्यति किस लकार का रूप है। लट लकार, लुट लकार, लंग लकार या फिर लिट लकार। देखो भाई हम जो बोलते हैं ना वो याद करो। दृश्यति, अभी इस पे समय दो, टाइम दो, याद करो, समझो। दृश्यति जो है लिट लकार है, ठीक है ना, लिट लकार का उदाहरण है। अरे भाई ये याद कर लो। 40 का डी एक बार रटिए, रटिए जल्दी से रटिए। हम वेट कर रहे इधर, वेटर बन के वेट कर रहे हैं। दस्यति, दृश्यति किस लकार का रूप है। लिट लकार रटे जी, या रटवाए, रट लिए होंगे। ज्यादा ना रटिए ना तो कहीं टॉप अप कर जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। गच्छ किस धातु का रूप है। गम है, गच्छ है, गद है, गुप है। बताओ गच्छ जो है किस धातु का रूप है। हम लोग कहते हैं ना गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छत, गच्छामि, गच्छव, गच्छामि, ये सब पढ़े हो ना जी। तीतांति, सीथथा, अवाम। आपको भारी लग रहा होगा बट अगर 9th में पढ़े होइएगा ना जी, बट 9th में अगर पढ़े होइएगा तो समझ आ गया होगा। तो 41 का बता दीजिए, 41 का। अरे भाई 41 का सर हम जानते हैं ना, 41 गम धातु का है ना, जो गम धातु का रूप है गच्छ। गच्छ किस धातु का रूप है, गम धातु का रूप। याद रहेगा जी सर, क्यों याद नहीं रहेगा। अभी पहले पता ना था बट अब पता हो गया ना जी, याद हो गया। चलो भाई अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, लताए में कौन सी विभक्ति है। तृतीया, चतुर्थ, पश्चिमी या फिर सप्तमी। देखो सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, जब हम क्लास 10th में थे तो लता का आप रट लिए थे। लता, लते, लताया, मतलब इस तरीके से चलता है ना, रूप नौ रूप रटे थे तो लते कवना पे आता था। अब याद करते, आपका कमेंट देखते हैं। कमेंट देखने से पहले हम याद करेंगे। 42 का हम याद किए थे, याद तो पड़ रहा है। चतुर्थ, चतुर्थ तो याद पड़ रहा है जी, आप बताइए ना जी। 42 का जी सर जी, हम भी तो बी बोले ना, बी बोले ना जी, बी बोले ना। लते जो हो जाएगा ना वो आपका चतुर्थ व्यक्ति होता है, याद रहेगा। लते, अब रटिएगा ना तक का कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है। अब ज्यादा समय देना नहीं है, स्मार्ट तरीका से निकालना है एग्जाम को। पिता किस शब्द का रूप है। पिता, पितृ, पितु या फिर पितरी। हाँ ई पर हो, ई पर हो, ई पर हो। पिता किस रूप का, किस शब्द का रूप है ना जी। तो ई पर हो, ई वाला आपको स्किप ना करना है, ये ना करना है, काहे कि एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। पितरी हो जाएगा, पितरी हो जाएगा। पिता जो है पितरी शब्द का एक रूप है। 43 का आपको बी 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 याद कर लेना है। चलिए भाई हाफ गए ना, अभी थोड़ा सा तबीयत खराब चल रहा है बट छोड़ेंगे थोड़ी ना। साधु शब्द के एक सप्तमी एक वचन का रूप क्या हो जाएगा। साधु शब्द के सप्तमी में एक वचन का रूप का होखेला जी। तो आप कहिएगा सर साधव हो जाएगा, साधव हो जाएगा, साधव हो जाएगा। हमको याद ना था, हम देख के बोल दिए, ऐसा ना कीजिएगा जी। याद ना होगा तो डायरेक्ट कर दीजिए सर ना पता है। पटु तलु में कौन सा शब्द बनेगा। पटुता, पटुतम, पटुतम या फिर पटतम। इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट पटु तलु, पटु तलु, पटु तलु, पटुता, पटुता, पटुता।
45 का क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। जैसा ही 35 से ऊपर टपा है ना क्वेश्चन भाई, जैसे व्याकरण में गया आपका दिमाग कंफ्यूज हो रहा होगा, बट आप अंदर अंदर नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं है, याद कर लो चुपचाप, ठीक है। तब एग्जाम में जाइएगा तब नहीं सर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो कहिएगा कि हमारा मास्टर आवाज है ना भाई साहब, अच्छा से पढ़ाया। लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, मयट है, तरप है, तमप है, इठन है। अच्छा एक बताओ, स्त्री, स्त्री लेखिका, अध्यापिका और बताए थे शिक्षिका, इस तरीके से आपको बताए थे, अगर वो रहे तो कौन सा प्रत्यय लिखना है पता है ना, पता है, कमेंट में बताओ तो। लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, आपका कमेंट आ रहा है, ये जल्दी बताओ। अरे भाई बताइएगा, जी सर बता देंगे ना, टाप हो जाएगा। लेखिका रहे, गायिका रहे, नायिका रहे, शिक्षिका रहे, अध्यापिका रहे, सब में आपको ये बताए थे, टाप याद कर लो। लेकिन यहाँ लघुतरम में पूछा जा रहा है, तो लघुतरम में आपका हो जाएगा तरप, ठीक है ना। और ये भाई तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, प्रत्यय वाला तो चीज है ना, झंझट है ना, सिंपल वाला याद रख लीजिएगा, ठीक है। बट ये मुश्किल है, लघुतरम में म रहेगा तो म पे ना जाइएगा, प पे जाइएगा, तरप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तरप हो जाएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अच है, घय है, लैप है, अत है, भाई 47 का बोलत है 47 का, तो अगत्य में हो जाएगा लेप, क्या हो जाएगा, अगत्य में लेप हो जाएगा। 4-5 गो वीडियो संस्कृत का देखिएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा, जीरोने धोने का काम नहीं छोड़ना है। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, भूसत्री में कौन सा शब्द बनेगा, भवानी, भवनम, भवनम या फिर भवता। 48 का भाई याद कर लो, भू जो भूसत्री में जो है ना कि भवत बन जाएगा, भूसत्री में भवत बन जाएगा, ये तो आपके दिमाग के बाहर होगा। रियल में बताओ तो हाँ ये समझ में आ रहा है, नहीं आएगा ना जी, 4-5-10 ऐसे क्वेश्चन हम लाए हैं जो रियल में समझ में ना आए, तब ना एग्जामों में आएगा तो कहिएगा हाँ जीटी वाला जो पढ़े था वो आया है, तब ना कहिएगा, ऐसे थोड़ी कह दीजिएगा, ठीक है। राजनम डीप में कौन सा सा शब्द बनेगा, राजन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा, 49 का करेक्ट आंसर बताइए। तो राजन जोर जीप डीप से आप लोग रानी मत मारिए, रागी मारिए, ठीक है, राज्य हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन है, ये क्लियर करके जाओ, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, 50 का क्या हो जाएगा, मूर्खा, लेखिका, गायिका, अध्यापिका, शिक्षिका, मूर्खा, समझ रहे हो ना। इस सब में अगर आपके आए तो आप लोग आसानी तरीका से टॉप प्रत्यय क्लिक कर दीजिएगा और सही कर दीजिएगा। आई होप कि आज का ये 50 क्वेश्चन समझ में आए होगी आपको, तो बताते बताते मेरा गला समझ ना फंसने लगा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग सारा क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा तो हम जानेंगे कि हम जो मेहनत किए ना, हमारा मेहनत कामयाब हो गया, ठीक है ना जी। तो आप पढ़िए भाई, अब टेंशन क्या चीज़ का है भाई, आपको काम किस चीज़ का है, कोई काम नहीं रहता है, बट पढ़ते ना हो, कुछ पढ़ो और पढ़ करके जो है ना ख्वाब देखो कुछ बड़े करने का, तब ना हम भी बोलेंगे कि जीटी वाला से पढ़ के आज वो है कल वो बनेगा, वो रहेगा, इस तरीके से बनो। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।